गुड इवनिंग बेटा। फ्लूइड में हम सरफेस टेंशन पढ़ रहे थे, एंगल ऑफ कांटेक्ट हमने समझ लिया था। आज एक और टॉपिक की बात करेंगे, ये है कैपिलरी। फाइन। सो राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, राइज के साथ साथ फॉल भी देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये कैपिलरी ट्यूब है क्या। ठीक है, तो एक ऐसी ट्यूब जिसका रेडियस बहुत कम, आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे आपके हेयर्स, तो वो हेयर का जो रेडियस है वो आपके हेयर जो है वो कैपिलरी की तरह काम करते हैं। हाँ, और फाइन है, आप एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, बट एक ऐसी ट्यूब जिसका रेडियस काफी कम हो, इमेजिन करने के लिए तो हम इसको जो है थोड़ा सा बड़ा ही बनाएंगे नॉर्मल ट्यूब की तरह, बट ये आपको ध्यान रखना है कि इसका रेडियस काफी काफी कम होगा। फाइन। फॉर्मूला आपका हर जगह वैलिड होगा, आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं थिक के लिए भी। बट रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। हमने आपसे कहा था कि जब भी कोई लिक्विड किसी सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आता है, जब भी कोई लिक्विड सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसकी सरफेस कर्व्ड हो जाती है। फाइन। अब जरा सी समझिएगा, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक थिक ट्यूब है। ठीक है, तो एक थिक ट्यूब और एक, ये देखिए, ये तो मैंने आपको थिक ट्यूब दिखाई है, और एक मैं फाइन ट्यूब भी यहां पे साइड में आपको दिखा देता हूं। सिलेंड्रिकल ट्यूब अभी हमने ली हुई है, तो ये कुछ इस तरह से होगी। ओके, हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसमें लिक्विड फिल करूं तो ये लिक्विड कुछ इस तरह से आएगा, और इसकी टॉप सरफेस अगर आप देखेंगे तो वो जहां भी सॉलिड के कांटेक्ट में होगी वहां पे कर्व हो गई होगी। तो देखिए, मैं ब्लैक कलर से आपको दिखा रहा हूं। ओके, अभी एक्यूट एंगल दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से कर्व हुई होगी बिल्कुल एजेस पे। अब जरा ये जो थिन ट्यूब हमने ली है इसको देखिएगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये इस तरह से कर्व हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है? ये देखिए, इसमें पोर्शन फ्लैट एंड दिख रहा है आपको, बट यहां पे कहीं भी नहीं, यहां पे सिमेट्रिक हो जाएगा। तो जितनी आपका रेडियस कम होगा, जितना आपका कैपिलरी का रेडियस कम होगा, उतना ये स्फेरिकल शेप में आता चला जाएगा, अदरवाइज ये स्फेरिकल नहीं बनेगा। तो हम ये जो डिफाइन कर रहे हैं, ये इसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, ये जो आपकी कैपिलरी है, रेडियस, इसको रेडियस ए कहते हैं बेटा। ठीक है, जनरली ए से डिफाइन करेंगे, तो ये रेडियस ए जो है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। फाइन। ये देखिएगा, ये वो मॉडल है जिसके बेसिस पे हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास कैपिलरी हमारी दी हुई है। अब इस कैपिलरी में आपका वाटर जो है वो लिफ्ट कर जाता है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि वाटर क्यों लिफ्ट किया, तो जरा समझिएगा। मैं आपको यहां पर रेड कलर से ये लाइन आप देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये इस ट्यूब की सरफेस है जहां पे आपका वाटर जो भी है, लिक्विड जो दिया हुआ है, वो कांटेक्ट में, किसके साथ, ट्यूब की सरफेस के साथ। अब ये ट्यूब की सरफेस क्या करेगी, ये इसे अपनी ओर पुल करेगी, ये अपनी ओर पुल करेगी, और एक कोन जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल हम इसे अगर साइड में, यहां पे मैं फिर से थोड़ा सा थिक में बता रहा हूं, बट आप इसे थिन ही एज्यूम करेंगे। देखिएगा, 2D में अगर आप इसे देखेंगे तो यहां पे आपका कांटेक्ट ऐसे बन रहा होगा, कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक, इस पॉइंट पर आपका फोर्स इधर लग रहा होगा। ओके, ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन आ गया बेटा। ठीक है, और इसको अगर आप देखें तो ये पूरी आपकी एक सरफेस मिलेगी, सर्कुलर सरफेस, जहां पे ये जो मिनिस्कस है आपकी वो कांटेक्ट में होगी। बात समझ में आई? तो हर जगह से एक कोनिकल फोर्स टाइप का ऐसे दिखेगा। अब इन फोर्सेस के अगर आप कंपोनेंट लेंगे तो एक कंपोनेंट तो आपका वर्टिकल आएगा और एक कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल आएगा। ये बात समझ में आई? यस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे, बट वर्टिकल कंपोनेंट
किसी और से एडजस्ट नहीं होंगे, तो वेट से ही एडजस्ट होंगे। तो ये इसको जब तक इसके वेट के इक्विवेलेंट ना हो जाए, ये इसको ऊपर खींचते रहते हैं। ये समझ में आया? इस ग्रीन कलर का जो यहां पे मैंने आपको ये वाला फोर्स दिखाया, अपवर्ड कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है, ये ही रिस्पॉन्सिबल है इस वाटर को ऊपर की ओर लिफ्ट करने के लिए। फोर्स लगेगा तो लिफ्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो आपके पास सरफेस और सॉलिड सरफेस और लिक्विड, इन दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है, जो कि किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स सॉलिड। ठीक है, इसका मतलब एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, तो ये इसको क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करने लगता है। बस इसी चीज को हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक चीज और यहां पे समझिएगा। मान लीजिए ये मेरे पास एक स्फीयर में बना देता हूं। ठीक है, तो दो चीजें हैं आपके पास, दो रेडियस जनरली आपको मिलते हैं। एक तो ये रेडियस बेटा, ये है कैपिलरी का रेडियस ए, फाइन। और एक इस स्फीयर का सेंटर आया होगा। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा ना कलर करके भी दिखा दूं। ओके, ये कुछ ऐसे करके बन रहा होगा स्फीयर। ठीक है, इस स्फीयर का सेंटर जो है वो रेड कलर से आपको यहां पे मैंने सी लिख दिया, ये दिख रहा है आपको? ओके, एक रेडियस ये आएगा आर। बात समझ में आई? हाँ, मैं इसको आपको साइड पे भी दिखाता हूं, साइड पे कैसे ये होगा। बेटा यहां पे समझिएगा, हमारी जो सरफेस है वो ये रेड कलर से आपको दिखाई, ठीक है, और ये ब्लैक कलर का एक स्फीयर आपको देखा है। ब्लैक कलर के स्फीयर का अगर मैं सेंटर सी कह रहा हूं, तो ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ध्यान रखिएगा, ये कर्वेचर का रेडियस है। और ए जो है मेरा, ये जो मैं आपको ए दिखा रहा हूं, ये ए क्या है मेरा, रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो ध्यान रखिएगा, ए इज रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी। और आर जो है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर और मेनिस्कस। ठीक है, नोट कीजिए इसको, और इनके बीच का रिलेशन भी देख लेते हैं। हाँ, इनके बीच का रिलेशन भी देख लेते हैं। बेटा अगर मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करूं, तो आप यहां पर ये जो आपकी सरफेस दिख रही है, इस पे आप इस तरह से एक टेंजेंट खींचेंगे। मैं आपको दिखा दूं, ये इस तरह का कर्व, रेड कलर वाली सरफेस आपको दिख रही होगी, ऐसे करके बन रहा होगा ना ये। हाँ, कॉनकेव पार्ट ऊपर है, ध्यान रखिएगा, ये आपका कॉनकेव पार्ट है। ओके, एंगल आपका कौन सा बना, ये बना आपका एंगल थीटा, फाइन। बहुत ध्यान से समझना, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और ये जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है, क्योंकि ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल आपका फिर से थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहां से जो रिलेशन आ रहा है ये आप रट लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ए बाय कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, अब बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज एक और, अब मैं इसको जरा डिलीट कर देता हूं, क्योंकि ये स्फीयर वाली चीज मैं आपको समझा चुका हूं। हाँ जी, अब देखिएगा होगा क्या, जब भी मेरे पास कोई कॉनकेव सरफेस आएगी इस तरह से, तो आपको पता है कॉनकेव साइड पे प्रेशर हाई होता था, लो होता था, प्रेशर हाई होता था, यही आपको बताया था। और कॉन्वेक्स साइड पे लो प्रेशर होता था, लो प्रेशर। ये बात समझ में आई? मान लीजिए आपने कहा सर वाटर ऊपर नहीं उठता है, तो आपने कहा सर ये हमारी सरफेस रही। ठीक है, मैं बड़ा आपको बनाने के लिए दिखा रहा हूं, बट इसको हाँ, बहुत छोटी सी होगी ये, बड़ा तो यहाँ पे बन रहा है डायग्राम। यहाँ पे आप कहेंगे P एटमॉस्फेरिक है, और इस सरफेस के जस्ट नीचे लो हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है भाई? इधर तो एयर है, यहाँ पे P एटमॉस्फेरिक है, एयर में P एटमॉस्फेरिक है।
ऊपर से खुली हुई है ट्यूब आपकी, ठीक। तो ये जो पोजीशन आपको दिख रही है, तीनों ही केसेस में देख लीजिए, जहां पे एयर है वहां पे पी एटमॉस्फेरिक होगा, और जस्ट वो मेनिस्कस के नीचे जो है यहां पे आपका लोअर प्रेशर हो जाएगा पी एटमॉस्फेरिक -2s/r। ये बात समझ में आई? तो अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो फ्लूइड को उस प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए अपनी हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज पास्कल्स लॉ फॉलो नहीं होगा। पास्कल्स लॉ क्या कहता था? सेम हाइट पे प्रेशर सेम रहता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऊपर चले जाता है बिकॉज इसका प्रेशर लो हो गया। एक तो ये मेथड है, ठीक है। ये आपको हमने ये बताया कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही ऊपर चला गया। अब दूसरा देखिए कैलकुलेशन कैसे होगी। हमने आपसे कहा कि भाई ये एच हाइट ऊपर जा चुका है। कितना ऊपर जा चुका है? एच हाइट। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर हमें पता है पी एटमॉस्फेरिक है, ये वाला पॉइंट भी हमें पता है पी एटमॉस्फेरिक। इसका मतलब सेम हाइट पे भी पी एटमॉस्फेरिक रहा होगा, सेम लिक्विड में सेम हाइट पे प्रेशर सेम। तो हमें अब मूव करना है, इसको मैं कह रहा हूं वन पोजीशन से डाउनवर्ड, ठीक है। ओके, तो जैसे ही आप कर्वेचर को क्रॉस करेंगे या इस मेनिस्कस को क्रॉस करेंगे तो आपका प्रेशर कितना हो जाएगा? पी एटमॉस्फेरिक -2s/r, where r is radius of curvature। बहुत ध्यान से समझना इसको। अरे प्रेशर कम होगा ना, कॉन्वेक्स साइड में ज्यादा होता है या कम होता है? कॉन्वेक्स साइड में कम होता है, कॉनकेव साइड में ज्यादा होता है। कॉनकेव साइड कितना है? पी एटमॉस्फेरिक। जैसे ही आप उस सरफेस को क्रॉस करेंगे आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? P -2s/r। अच्छा जी, अब आप एच हाइट नीचे आए, लिक्विड में एच हाइट नीचे आए तो आपका प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, प्लस रो जी एच। ये बात समझ में आई? और जैसे ही आप नीचे आए तो आप किस पोजीशन पे पहुंच गए? जहां पे आपका प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक था। ये बात कुछ समझ में आई? बस एक लाइन का डेरिवेशन है इसका। आपको टॉप मोस्ट पॉइंट से, हाँ जी, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास था, यहां से चलना है बिल्कुल कहां तक? नीचे, जो आपकी सरफेस के लेवल वाली, जो आउटर सरफेस है जहां पे एयर है वहां के लेवल वाली जो पोजीशन है वहां तक आपको मूव करना है, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे पी एटमॉस्फेरिक कैंसिल हो गया, रो जी एच की वैल्यू आ गई 2s/r। तो जनरली इसमें आपको एच कैलकुलेट करना था, आपने कहा हाइट हमारी आ गई 2s/ρg/r। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज ध्यान रखिएगा। यहां पे आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, हाँ, जनरली आप एक्सपेरिमेंटली तो नहीं कर सकते ना। आपको तो क्या पता होगा? आपको क्या पता होगा? कैपिलरी का रेडियस मेजर कर सकते हो, कर्वेचर को कहां से मेजर करोगे? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आपको पता है R = a/cos θ। अभी अभी हमने ऊपर आपको बताया था। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका एक फॉर्मूला और बनेगा, H = 2s cos θ/ρg। ये बात समझ में आई? तो हाइट आपकी आ गई 2s cos θ/ρga। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर आप देखें तो S आपका क्या है? सरफेस टेंशन है, बहुत बढ़िया। थीटा क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट एंगल, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। उसके बाद रो जो है वो डेंसिटी है, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये जो ए दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और स्मॉल ए जो दिया हुआ है ये है आपका रेडियस ऑफ कैपिलरी। रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपकी जो राइज इन कैपिलरी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है?
सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, और रेडियस ऑफ कैपिलरी। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा सरफेस टेंशन उतनी ज्यादा हाइट। एक तो ये कहानी हो गई, बहुत बढ़िया। दूसरा आप कहेंगे जितना ज्यादा आपका, हाँ कॉस थीटा पे, यहाँ प्लीज कॉस थीटा से ध्यान रखिएगा, थीटा से मत कहिएगा, ठीक है। हाँ, तो कॉस थीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, एच इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। थीटा जो है आपका कॉन्टेक्ट एंगल, फाइन। तो कॉस की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखिए। और ये भी आपको पता है कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज होने पे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव का मतलब अभी समझाऊंगा आपको, हाँ इसको अभी स्किप कीजिए। फिर है डेंसिटी, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, अब H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी कम हाइट जाएगी। वैसे भी समझ में आ रहा है, भारी होगा तो उठाने में मुश्किल होगी, ठीक है। चलिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भाई इसीलिए बढ़ता है। बट हाँ, अगर आप जैसे मून पे चले गए तो मून पे जी की वैल्यू G/6 हो जाएगी। तो ये थोड़ा सी कॉमन सेंस की चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो G/6 हो जाएगी, तो वहां पे H जो है वो आपका 2s cos थीटा बाई रो G/6 इंटू ए हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यस यस यस। अच्छा, फिर H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी, यानी जितनी पतली ट्यूब होगी उतनी हाइट ज्यादा हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बेटा यहां पर हमने आपसे कहा H इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। ये मैं पूरा फॉर्मूला ही लिख लूं, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं। देखिए बाकी सारी वैल्यूज जो हैं, हाँ H इज इक्वल टू K कॉस थीटा। K जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक। K हमारा क्या हो गया, K की वैल्यू मैं लिख देता हूं 2s बाय रो जी ए। आपने कोई लिक्विड ले लिया है तो उस लिक्विड में आपका, हाँ और ग्लास ले लिया, मान ली ट्यूब ले ली, तो सॉलिड और लिक्विड आपके फिक्स हो गए, तो सरफेस टेंशन फिक्स हो गया, डेंसिटी फिक्स हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जी फिक्स हो गया, और क्योंकि कैपिलरी ट्यूब आपने एक ले ली है तो उसका ए फिक्स हो गया। समझ में आया? तो अब जरा समझिएगा, अगर मेरे पास कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा एक्यूट होगा तभी तो ऐसा होगा, ठीक है। और अगर मेरा थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे ऐसे लिख लीजिए, कॉस थीटा पॉजिटिव व्हेन थीटा एक्यूट, कॉस थीटा नेगेटिव व्हेन थीटा ऑब्ट्यूज। ऐसा मैंने क्यों कहा आपसे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड होते हैं। ऐसे लिक्विड हो सकते हैं जिसमें एंगल एक्यूट हो, ऐसे लिक्विड भी हो सकते हैं जिसमें एंगल ऑब्ट्यूज बना हो, ठीक है। तो ये नेगेटिव जब होगा तो H नेगेटिव का मतलब क्या है, हम कह रहे हैं राइज करने की बात। नेगेटिव राइज का मतलब क्या हो गया, डिप हो जाना, ठीक। तो जब आप बात करते हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, वाटर और ग्लास की। वाटर और ग्लास में थीटा आपका एक्यूट होता है, तो आपका वाटर राइज करेगा, वाटर राइज इन कैपिलरी। ये बात समझ में आई? तो यहां पे आपका H जो है वो पॉजिटिव आएगा बेटा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, थीटा एक्यूट है। लेकिन अगर आप बात करें मरकरी ग्लास, मरकरी ग्लास की, तो आपका जो थीटा है वो ऑब्ट्यूज हो जाता है। जैसे ही आपका थीटा ऑब्ट्यूज होगा आपका H नेगेटिव हो जाएगा बेटा, और H नेगेटिव का मतलब होता है ये जो मरकरी है ये डिप कर जाएगा, मरकरी डिप इन कैपिलरी, ठीक है। ओके, बिल्कुल। तो इसका अभी आपको एक पिक्चर भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे वाटर और ग्लास और मरकरी और ग्लास, अब इसको अगर आप देखेंगे तो बेटा आपके पास जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये आपकी मेनिस्कस है, ठीक है, इस तरह से।
यस, इसमें कॉनकेव अप है। मरकरी में ये चीज, क्योंकि एंगल आपका ऑब्ट्यूज बन रहा है, ये रिवर्स हो जाती है। ओके, रिवर्स हो जाएगी तो आप देख रहे हैं कि आपके जो फोर्सेस हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। इसकी वजह से जो इन पे पुल होगा वो ये वाला कंपोनेंट वर्क करेगा और ये इसको नीचे की ओर पुल करेगा। ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे या वॉल के साथ, नॉर्मल के साथ एडजस्ट हो जाएंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। क्लियर है? तो नेट में ये लिक्विड डाउनवर्ड आएगा, ये डिप कर गया और यहां पे आप देख रहे हैं ये राइज कर गया, बिकॉज इधर कंपोनेंट, ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का कंपोनेंट, एक्चुअल में तो ये फोर्स ऐसे लग रहे हैं, किसी एंगल पे लग रहे होंगे ना। बिल्कुल। तो एक आपको मैंने दिखाया थीटा लेस देन 90 डिग्री, एक मैंने आपको दिखाया थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। पिक्चर से भी अब आप इसे विजुलाइज कर सकते हैं। अब ये देखिएगा बेटा, यहां पे आपको हम डेंसिटी, इसको रो 1 कह लेते हैं, इसको रो 2 कह लेते हैं। ठीक है, यहां पे आपको दिखाई है हाइट। तो हमने आपसे क्या कहा था, फॉर्मूला जो हमारा आया था वो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी आया था। ठीक है, इसका मतलब अगर लेस डेंस होगा तो हाइट ज्यादा हो जाएगी। तो सेकंड वाला लेस डेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे मैं H2 कह रहा हूं और इसे मैं H1 कह रहा हूं। H1 इज लेस देन H2। ये बात समझ में आई? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H1/H2 इज इक्वल टू रो 2/रो 1। ये आपका बिल, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये उस केस में है जब हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी कैपिलरी का रेडियस, दोनों का रेडियस ए दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का रेडियस ए दिया हुआ है। हाँ, केवल डेंसिटी का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम। केवल डेंसिटी का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। एंगल, कांटेक्ट एंगल भी ठीक सेम है, ये मान लिया गया। ठीक है, चलिए। अब ये बेटा हमारे पास सेम लिक्विड है। ठीक है, सेम मटेरियल की कैपिलरी है, बस डिफरेंस क्या है, ये कैपिलरी का आप रेडियस देखेंगे तो आपको डिफरेंट दिया हुआ है। ठीक, तो 1 2 3 4 कैपिलरी आपको दी हुई हैं और फर्स्ट कैपिलरी काफी थिक है, उसमें आप देखेंगे बहुत ज्यादा कोई आपकी हाइट आपको नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे आप उसकी रेडियस को कम करते जाएंगे आपकी हाइट इंक्रीज होती जाएगी। इसको हम H2 कह रहे हैं, इसको हम H1 कह रहे हैं और इसको हम H4 कह रहे हैं। ओके सॉरी, H3 एंड H4। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हाइट रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए जितनी आपकी हाइट ज्यादा होगी उतना आपकी कैपिलरी थिन होगी, या रिवर्स भी कह सकते हैं, जितनी आपकी कैपिलरी थिन होगी उतना ज्यादा आपका हाइट आपको मिलेगी, उतना ज्यादा आपका कैपिलरी राइज होगा। बिल्कुल यही चीज डिप में भी है। डिप में ऐसा नहीं कि चेंज होगा, वहां पे बाकी सब कुछ चेंज है, केवल कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव हो रहा है तो वो डाउन जाएगा, दैट्स ऑल। बेटा यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा, कैपिलरी राइज इन अ ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। जरा सी इसको समझिएगा कि ये इनसफिशिएंट लेंथ क्या है। यहाँ पे मैं, ओके, एक पिक्चर मेरे पास है, इसमें मैं लेस डेंस वाले को अभी ले रहा हूँ। ठीक है, तो एक हमारे पास कैपिलरी ट्यूब हमें दिखाई गई है और इसकी हमें कुछ हाइट दी हुई है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि इसमें लिक्विड इस हाइट से जा रहा है। तो एक चीज तो आपके पास है हाइट ऑफ लिक्विड, और दूसरी आपको एक मैं यहां पे दे दे रहा हूं, ये है मेरी लेंथ L। ठीक है, तो अगर मेरी लेंथ H से ज्यादा है तो मैं इसको कहूंगा सफिशिएंट लेंथ। ये बात समझिएगा, मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मेरी ट्यूब जो है उसमें लेट से 3 सेंटीमीटर तक हाइट जानी है, ठीक है, और मेरे पास 5 सेंटीमीटर की ट्यूब है, तो मैं उसको कहूंगा सफिशिएंट लेंथ। ये बात समझ में आई? अच्छा, अगर मेरी जो ट्यूब है वो थोड़ी छोटी कर देंगे,
ओके, मैं इसके बगल में ही बिल्कुल आपको दिखा दूं, यहां पे मैंने ये ट्यूब ली और अब मैंने ट्यूब ऐसे डाल दी। चलिए बेस बिल्कुल बराबर कर लीजिए जिससे आपको वो भी कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल सेम हाइट डेप्थ पे है। हाँ, ये मेरे पास आ, ठीक है। अब आपको क्या लगता है क्या होगा? ऑब्वियसली ये लिक्विड आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो बिल्कुल हम इसको ऊपर भेज देते हैं, ये लिक्विड ऊपर जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि भाई क्या ये ऊपर जाके उछल के इस हाइट तक जाएगा? क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? पहला क्वेश्चन तो यही आता है, क्या लगता है आपको? भाई अगर आपके पास सफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी होती तो उसको पूरा ऊपर तक जाना था, एच हाइट तक। अब आपके पास लेंथ जो है दैट इज लेस देन एच है। ये बात समझ में आई? ये लेंथ किसकी बात कर रहे हैं हम? ये वाली कैपिलरी जो है, ठीक है, एल इज लेस देन एच होगी। अब अगर मैंने आपसे कहा कि भाई ये हमारी क्या है, इसे हम क्या कहेंगे? इनसफिशिएंट लेंथ। इनसफिशिएंट लेंथ। तो क्या ये वाटर बाहर निकलेगा? तो ध्यान रखिएगा बेटा कि ये फाउंटेन नहीं बनेगा, डज नॉट ओवरफ्लो। लिख लो यहां पे, वाटर या लिक्विड डज नॉट ओवरफ्लो। अभी बता रहा हूं रीजन। देखिए शुरू में मैंने जब आपको पढ़ाया तो मैंने आपसे कहा था कि भाई ये ऊपर जा क्यों रहा है? क्योंकि इसको ये सरफेस खींच रही है। सरफेस टेंशन है, पुलिंग फोर्स है, पुशिंग फोर्स नहीं है, पुश थोड़ी कर रही। तो बिल्कुल ये आपके ऊपर हाइट तक जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाएगा, बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट तक। और टॉप मोस्ट पॉइंट के जाने के बाद ही अपने कर्वेचर को चेंज कर लेता है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस तो था ना। प्रेशर डिफरेंस जब तक मेंटेन नहीं होगा, तो मान लीजिए ये कुछ इस तरह की मिनिस्कस थी, है ना। हाँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खिंचता गया इनसफिशिएंट हाइट तक पहुंचा, और यहां पे जाने के बाद ये हल्का सा अपना कर्वेचर चेंज कर लेता है जिससे कि आपका प्रेशर एडजस्ट हो जाए। तो फाइनली ये ब्लू कलर वाली सिचुएशन आ जाएगी। ये बात समझ में आई? तो कर्वेचर चेंज हो जाता है। मैं लैंग्वेज में भी लिखा देता हूं, आपको चिंता मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात समझ में आई? ओके, तो इस पे आपको कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट मिल सकते हैं। तो पहली चीज तो ये दिमाग में होनी चाहिए कि भाई हमारा फाउंटेन नहीं बनेगा, ओवरफ्लो नहीं होगा, वाटर जाएगा टॉप तक, उसके बाद उसका जो कर्वेचर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रेशर ज्यादा लग रहा है और उतना सफिशिएंट नहीं है मेंटेन करने के लिए, तो नीचे से प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो कर्वेचर चेंज हो जाएगा। भाई ऐसे समझो ना, यहां से ये फोर्स लग रहा है एक तरह से, ये तो है, ये फोर्स लगता जाएगा, ये फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेगा? ये इसके कर्वेचर को चेंज कर देगा। बिल्कुल ठीक। चलिए अब इसको जरा हम लिख लेते हैं। लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं, इफ एक्चुअल हाइट टू विच अ लिक्विड विल राइज इन कैपिलरी इज h, then tube of length l less than h can be called a tube of insufficient length, ठीक है। in this case liquid does not overflow but rises to the top of capillary and adjust its radius of curvature of its meniscus until the pressure is equalized। तो इसको नोट कर लीजिए, और यहां पे देखिएगा होगा क्या। आपके पास जो प्रेशर था ना वो क्या था? 2s बाय आर न्यू। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, नया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हाँ, ये चेंज हो गया। तो प्रेशर डिफरेंस आपका 2s बाय आर न्यू था, ये किसके बराबर हो जाएगा? रो जी एल। रो जी एल, ध्यान रखिएगा बेटा, ये एल क्या है? ये नई वाली हाइट एल दी हुई है आपको, ठीक है। और यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं आर न्यू। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये किस केस में है? एल लेस देन एच के केस में। तो एक आपको इक्वेशन ये बनानी है, प्रेशर डिफरेंस 2s बाय आर न्यू, ये आपका रो जी एल के बराबर होगा, और 2s बाय आर ओल्ड, जो पुराना रेडियस ऑफ कर्वेचर था, कई बार रेडियस ऑफ कर्वेचर को कंपेयर करने के लिए कह देते हैं, वो आपका हो जाएगा रो जी
एच, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ये बात समझ में आ गई? तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे आपके पास आ जाएगा H इंटू आर ओल्ड इज इक्वल टू L इंटू आर न्यू। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। फाइन। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर न्यू इज इक्वल टू, आर न्यू ही पूछेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जब पूछेगा तभी ये फॉर्मूला आपको लगाना है, H इंटू आर ओल्ड बाय लेंथ L। इसको आप सीधे सीधे याद कर लीजिए, स्ट्रेट क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले पे बेस मिल जाएंगे। अब बेटा एक और कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, हाँ ये ओपन टू एयर है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये ओपन टू एयर है। इसका मतलब इसके जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे आपके पास जो प्रेशर होगा वो P एटमॉस्फेरिक होगा, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने एक छोटा सा होल कर दिया, इसके बेस पे आपने एक छोटा सा होल कर दिया, तो मैं यहाँ पे आपको इसको दिखा दूं, ये मैंने आपके लिए एक होल कर दिया। फाइन। अब आपको पता है यहाँ से पानी गिरना चाहिए, लेकिन एक हाइट ऐसी आती है जब ये पानी गिरना बंद हो जाता है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। ये हाइट मान लीजिए h है और ये वाटर नीचे नहीं गिर रहा होता है। क्यों नहीं गिर रहा होता वो समझा रहा हूं आपको। होता क्या है बेटा कि यहां पर एक इस तरह से ये बबल बनता है, ये वाटर इस टाइप की शेप ले लेता है, और इसको आपको पता है कि इसमें आपके पास एक सरफेस आ चुकी है, एक मिनिस्कस बन चुकी है ऐसे करके, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपके पास P एटमॉस्फेरिक है, लेट्स से इसका रेडियस R है। यहां पर हमारा एजम्पशन ये है कि भाई हमारी जो ये मिनिस्कस बनी है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी ऐसे करके। ऐसे तो बन नहीं सकती ना, ऐसे नहीं बनी, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। 90 डिग्री पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये टूट जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पे आपने P एटमॉस्फेरिक कहा। अब ये आपके पास सेम रेडियस की मिनिस्कस बन चुकी है, तो ये हेमिस्फेरिकल शेप बन चुका है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसके जस्ट अंदर इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? हाँ, बाहर P एटमॉस्फेरिक है, तो अगर मैं इस मिनिस्कस के थ्रू जाऊं तो मैं कहूंगा कॉनकेव साइड पे प्रेशर हायर होगा, तो P एटमॉस्फेरिक प्लस 2s बाय r, ये मेरा प्रेशर होगा, ठीक है। हाँ अच्छा, इसको मैं स्मॉल r कर देता हूं, एक मिनट मैं इसको स्मॉल r कर देता हूं, और r भी बता दूं आपको क्या है, r ये रेडियस दिया हुआ है होल का, ठीक है। P एटमॉस्फेरिक प्लस 2s बाय r। अच्छा, अब मैं टॉप से आता हूं इसी पॉइंट पर। मैंने आपसे कहा था फ्लूइड के काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक पॉइंट पर आप दो जगह से पहुंच जाइए, प्रेशर को इक्वेट कर दीजिए। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर आप फ्लूइड के थ्रू आ रहे हैं तो आप कहेंगे P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। कुछ बात समझ में आई? दोनों प्रेशर को आपने इक्वेट कर दिया, एक लाइन से दूसरी लाइन पे क्वेश्चन जाता नहीं बेटा। ये P एटमॉस्फेरिक कैंसिल हो गया, आपकी हाइट क्या आ गई? 2s बाय रो जी आर। ये वो हाइट है, इस हाइट के बाद ये पानी इस होल से गिरना बंद हो जाएगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये होल बहुत छोटा होना चाहिए, बड़ा होल होगा तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। तो अंडर रूट 2gh वेलोसिटी हमने पहले निकाली थी, उस केस में हम ये अज्यूम कर रहे थे कि वो वाटर जा रहा है, बट यहां पर आपका होल बहुत छोटा है और ये आपका सरफेस टेंशन का खेल, ठीक, बिल्कुल इसे नोट कीजिए। जब भी आपके कंटेनर पे हाइट h होगी तो वो हाइट h 2s बाय रो जी आर के बराबर अगर हो गई तो आपका वाटर लीक नहीं करेगा वहां से। बेटा क्योंकि हम ये जो आपका स्फेरिकल सरफेसेस हैं इसके कॉनकेव कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो एक ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास दो बबल आपको दिखाए गए हैं जिन्हें एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया गया है, प्योरली हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके बीच में एक आपका स्टॉपर लगा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि सपोज आप इस स्टॉपर को यहां से रिमूव करते हैं, ठीक,
तो क्या लगता है आपको क्या होगा? ये बड़ा वाला बैलून जो है ये और बड़ा हो जाएगा, दोनों बैलून का साइज थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल बराबर हो जाएगा, हाँ, या आपको ऐसा लगता है कि छोटा वाला बैलून बड़ा हो जाएगा, बड़ा वाला छोटा हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जब आप बबल की बात करते हैं तो आपको पता है कि भाई यहां पे बाहर आपका जो प्रेशर है वो पी एटमॉस्फेरिक है, दोनों ही केसेस में। ओके, चलिए, अब अगर आपने कहा कि भाई अंदर प्रेशर क्या हो गया, तो सोप बबल मान लेते हैं, पी एटमॉस्फेरिक, डिपेंड करेगा आपने सोप बबल माना है सिंगल सरफेस मानी, ठीक है। मैं अभी चलो सिंगल सरफेस मान लेते हैं, ओके, सिंगल सरफेस मान लिया हमने, सिंगल सरफेस मान लिया, ठीक है। तो अगर डबल सरफेस है तो 4s/r हो जाएगा, सिंगल सरफेस है तो 2s/r, तो इसको रेडियस में r कह लूं, 2s/r। ये बात समझ में आई? अच्छा जी, ये छोटा वाला जो है ये क्या हो जाएगा, P atmospheric plus 2s/r। ओके, जल्दी से मुझे ये बता दो कि प्रेशर कहां ज्यादा हो, छोटे वाले के अंदर प्रेशर ज्यादा है या बड़े वाले पे ज्यादा है? भाई ये P एटमॉस्फेरिक तो दोनों पे बराबर है, ठीक है। स्मॉल r छोटा, कैपिटल R बड़ा है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि प्रेशर स्मॉल वाले पे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रेशर बिग बबल पे। बबल लिख लो, हाँ जी, ये बात समझ में आई? तो आपको पता है कि जो भी एयर होती है, गैस होती है, वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करती है। तो ये जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे, यहां से आपने इसको रिमूव किया, तो आपकी जो गैस है या एयर है वो लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर की ओर मूव करने लगेगी। ये बात समझ में आई? तो आपका जो बड़ा वाला बबल है उसका साइज और बड़ा होता जाएगा और ये रिड्यूस करेगा, ये रिड्यूस करेगा और इसका साइज इंक्रीज करेगा। तो कई बार दिमाग में जो कॉमन सेंस वाली चीजें आ रही होती हैं कि यार दोनों का बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है ना, वो वाली चीज यहां पे नहीं होती, बिकॉज ये प्रेशर डिफरेंस जो है ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है, ठीक है। तो पी एटमॉस्फेरिक प्लस 2s/r है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है।